हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज फिर से संडे आ गया और ऐसा लगता ही नहीं कि संडे आने में टाइम लगता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि संडे जाता है, 2-4 दिन भी नहीं निकलते और संडे वापस आ जाता है। खासकर अपन लोगों का टेस्ट रहता है ना, संडे बहुत पजल्ड रहता है सबका, ऑलमोस्ट सभी का। और जब ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं रहती थी तो सबका घूमने का प्लान होता था संडे को, बच्चों के साथ कुछ करने का प्लान होता था, घर का कोई पेंडिंग काम होता था तो संडे के लिए रखते थे। बट अब अपन सबको टेस्ट देना रहता है तो संडे का टेस्ट ऐसा दिन रहता है ना कि ज़रूरी काम को भी स्किप करना पड़ता है, नेक्स्ट डे के लिए डालना पड़ता है कि नहीं आज टेस्ट देना है। और इसलिए मैं रात का टाइम चूज़ की हूँ टेस्ट के लिए, ताकि दिन में जो बाकी सारे काम है वो निपटा सकें। और कभी घूमने का भी रहता है तो यार बीच बीच में जाना चाहिए, एटलीस्ट अभी तो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वैकेंसी कंफर्म नहीं है तब तक आप हफ्ते में एक दिन या एक एक संडे छोड़ करके मंथली 2 बार एटलीस्ट घर के बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट क्योंकि पढ़ाई में कम टाइम दे पाती हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा बाहर जाने का नहीं करती, क्योंकि 1-2 बार फैमिली फंक्शन ये वो इसके लिए निकलना ही पड़ता है महीने में। तो एक बार तो हम लोग ज़रूर जाते हैं, 1 मंथ में एक बार, एटलीस्ट एक बार। और नहीं जाते तो हम लोग का सबसे बेस्ट टाइम रहता है कि हम दोनों घर पर बैठ कर ही आराम से बात कर लेते हैं सुकून से, वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। और बच्चे बहुत परेशान होते हैं यार वेदर के कारण, तो अवॉइड करते हैं। तो आते हैं अपने टेस्ट के बाद पे, जो भी आज टेस्ट दे चुका है अब तक, क्योंकि कुछ लोग जब तक ये ब्लॉग अपडेट होता है तब तक मोस्टली लोगों का टेस्ट हो जाता है, खासकर वो लोग जो कि फ्री हैं और जो लोग दिन में टेस्ट देते हैं ना, या जिनके बच्चे बड़े हैं। तो आप अपने नंबर कमेंट करके बताना किसके पिछली बार से बढ़े हैं और किसके कम हुए हैं। और कौन है अपने बीच में टॉपर, कौन है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया है ना। और मैं बताऊंगी आपको कल, क्योंकि मैं रात में दूंगी। हालांकि मैंने दिन में ट्राई किया था टेस्ट देने का, लेकिन बेटू को सुलाकर गई थी और वो थोड़ी देर बाद उठ गया, तो मुझे वो टेस्ट फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बेटू उठा और वो सो भी रहा था उठ भी रहा था, उसके साथ लेटना पड़ा और मेरा वो टेस्ट का टाइम काफ़ी सारा निकल गया। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने बोला अब इसको रात में करूँगी। तो हार्डली मैंने 25-30 क्वेश्चन किए थे और मुझे फिर वो छोड़ना पड़ा। तो मैं रात में कंटिन्यू करूँगी, तो देखती हूँ। आज मैंने दिन में इसलिए स्टार्ट किया था कि मैंने सोचा था दिन में सत्यादि का दे देती हूँ और रात में विनर्स का दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो रहता है कि विनर्स का आपने नहीं दिया, विनर्स का नहीं दे रहे हो। तो सोच रही थी इस बार दोनों का मैनेज हो जाता सुबह शाम, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारण से। और आज मुझे बाहर जाना था बट अभी मैं गई नहीं थी। तो अभी वही कसमकस चल रही है कि बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगी तो फिर थोड़ा टाइम वहाँ चला जाएगा, फिर टेस्ट भी देना है, तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेन में चलती रहती हैं, बहुत हौच पौच हो जाता है। तो आप लोग बताना कैसा क्या टेस्ट रहा, रिवीजन कैसे किया आपने। मैं आज अभी तक पता है रिवीजन ही कर रही थी, सुबह दोपहर। और मैंने 2-3 दिन से थोड़ा सा मैथ्स कंटिन्यू कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अब डेली मैथ्स करूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं छोड़ देती हूँ यार, पता है। लेकिन बीच बीच में छोड़ो ना तो वो ये होता है ना कि जब टेस्ट दो तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पड़ जाता है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है बट आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, या करते हो तो गलत करते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मैं इसलिए अब मैथ्स को थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैथ्स को मैं थोड़ा सा हल्के में ले रही थी। हल्के में इसलिए ले रही थी कि मुझे लगा यार पटवारी के लिए तो पढ़ा था, इतना टफ थोड़ी ना आएगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम हो गया, उस काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं। तो गैप होता है ना, तो आपके ब्रेन से चीज़ें निकल जाती है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो वापस मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो रीज़निंग तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रीज़निंग हो जाएगी, बन जाती है, बहुत टफ़ नहीं रहती है। मैथ्स भी टफ़ नहीं रहती, मैथ्स भी बहुत इजीली बन जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। और यहाँ पे टाइम बचेगा तो थोड़ा सा जो सीडीपी और मैनेजमेंट में टाइम मिल जाएगा, क्योंकि देखो आप पढ़ तो आप सब रहे हो है ना, जैसे पंचवर्षीय योजना है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन उसके क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि आप भूल जाते हो ये चौथी योजना का है कि ये पाँचवीं का है कि ये नौवीं का है कि ये 10वीं का है। थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं से टाइम बचाओगे तब आपका वहाँ टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, आप योजनाएं, एक्ट, धाराएं इतनी सारी पढ़ रहे हो कि आपको रिकॉल करने में बहुत टाइम लगेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो आप
अपना टाइम वहाँ पे बचाओ जहाँ पे सब लोग बचा सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलो कि देखो अगर पीएससी वाले भी ये पेपर देंगे तो उनको मैथ्स रीजनिंग तो उनके लिए 10 मिनट भी नहीं लेंगे वो, क्योंकि सी सेट के लिए पढ़ते हैं और उसकी इसके कंपेयर में तो उसकी टफ आती है ना, तो उनका बहुत ईजिली हो जाएगा। पोषण स्वास्थ्य तो उन्होंने पढ़ रखा है, क्योंकि उसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सब पढ़ना पड़ता है। उसमें समाजशास्त्र भी है तो उसमें मैनेजमेंट का एक पार्ट उनका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं वो लोग, उनको सिर्फ सीडीपी में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसलिए कह रही हूँ कि जो ये स्पेशली इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है वो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना कि इतने सेक्शंस हैं जहाँ पे हर कोई नंबर ले आएगा। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना वो सीडीपी है। सीडीपी मतलब इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट और सीडीपी ये दो सब्जेक्ट है जो कि कम लोग पढ़ पा रहे हैं। देखो एक्ट, धाराएं सबके पास है, सब पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ जाके सब भूलेंगे। बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे जाके याद रखेंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक्ट धाराओं के साथ क्या करो, अपने ब्रेन में मतलब ऐसे बोझ मत लो कि उसको याद करना, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मतलब कि हर 2-4 दिन में रिकॉल करते जाओ कि यार ये योजना कब आई थी, हाँ ये तब आई थी, इसमें ये हुआ था। मतलब कैसे भी करके उसको याद करने की कोशिश किया करो कि एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50-60 योजनाएं तो याद हो, इतनी तो करनी ही चाहिए ना। पढ़नी तो इससे बहुत ज़्यादा है, कम से कम मुझे लगता है कि 100, 150, 200 योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी। बट उसके बाद वहाँ पे आपको कितनी क्या याद रहती है वो आपको अपने ब्रेन से खुद ही लड़ना पड़ेगा। वहाँ पे बैठने के बाद आपको रिकॉल करना पड़ेगा, वापस टाइम जोन में अपने आना पड़ेगा कि हाँ यार मैंने ये तब पढ़ा था, तब शायद मेरी कॉपी के इस पेज में ये योजना लिखी है, शायद ये ईयर है, ये नहीं हो सकता, ये आंसर है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे डील कर पाओगे और तब कर पाओगे जब आपके पास टाइम स्लॉट आपका बचेगा। तो टाइम आपको बचाना है तो ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब ये था कि जो लोग भी मैथ्स और रीजनिंग से भाग रहे हैं प्लीज़ इससे मत भागना। इसको बहुत अच्छे से करते चलो, डेली करते चलो। जिनसे नहीं बनती वो और ज़्यादा टाइम तो मैथ्स रीजनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से ये नंबर आपके फिक्स है। और ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर मैथ्स, 8 नंबर रीजनिंग, 8 नंबर कंप्यूटर, 8 नंबर बायोलॉजी। ये नंबर आपके बढ़ सकते हैं, मतलब 8 की जगह 10-12 हो सकते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर मैथ्स के आपको 15 क्वेश्चन दिख गए तो आप तो डर जाओगे वहाँ पे देख के, अगर आपने मैथ्स स्किप की है, क्योंकि आपके डायरेक्टली 15 माइनस होने वाले हैं। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा पढ़ने में अपने डेली प्रैक्टिस में ले आओ। आपसे नहीं बनता कोई बात नहीं, सबका गलत होता है। इवन मेरे भी कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जबकि मैंने तो बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, मैं तो मैथ बैकग्राउंड से हूँ, उसके बाद भी गलत होते हैं। सबके होते हैं, कोई बात नहीं। तो उसको टेंशन मत लो, उसको डेली डेली प्रैक्टिस करोगी ना तो बनने लगेगा। मैं जैसे कंप्यूटर नहीं पढ़ती, कंप्यूटर के टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 गलत होता है मेरा, नहीं तो बन जाता है। तो मैं उसको टाइम देती ही नहीं हूँ। तो ये मेरी गलती है, लेकिन मुझे देना चाहिए, पर मैं नहीं देती। मैं सोचती हूँ कि छोड़ो तो यार, बन जाएगा। तो ये चीज़ मैं मैथ्स के साथ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सोचती हूँ मैथ्स, रीजनिंग, बायोलॉजी ये 3 पार्ट मेरे अच्छे हैं, अच्छे रहें। और जो अपना एक्ट और धाराएं हैं ये पढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी टेस्ट में तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कई बार कुछ गलत होता है, कई बार कुछ सही हो जाता है। योजनाएं भी अभी बन जाती है, कुछ कुछ भूल जाती हैं। तो तब की तब देखेंगे, बाकी अभी तो सिर्फ अपन ये कर सकते हैं कि पढ़ते जाएं। और रही बात पोषण स्वास्थ्य की, तो वो उसको ज़्यादा रिवाइज करना कि वहाँ से नंबर आपके कट ना हो। एटलीस्ट 55 में से कोशिश करना 50 तक स्कोर करने की टेस्ट में। देखो मैं खुद बहुत ट्राई करती हूँ, फिर भी मेरा अब जा कर के 47-48 आ रहा है। तो इतना आना चाहिए, एटलीस्ट अप टू 45 अभी आ पाएगा आपका। तो फिर भी सोचो आप कितना कम है, मतलब हर सेक्शन में आपके लगभग 10-10 नंबर कम हो रहे हैं अगर आप पोषण स्वास्थ्य में 45 ला रहे हो तो है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि आप अगर एक पूरा पार्ट छोड़ दोगे तो आपके फिर कितने ज़्यादा नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को पढ़ना है, हर एक चीज़ को टाइम देना है। आपके पास टाइम कम है, आप कम टाइम दो, लेकिन हर सब्जेक्ट को टाइम दो, ठीक है। अब मिलते हैं कल। कल मैं आपसे शेयर करूँगी मेरे कितने नंबर आए। आप सबको ऑल द बेस्ट। जिसके भी नंबर कम आते हैं प्लीज़ डिमोटिवेट मत हुआ करो। मैं हमेशा बोलती हूँ टेस्ट के नंबर से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा, टेस्ट के नंबर से आपका फाइनल स्कोर कार्ड नहीं बनेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस ये करो कि आपके जितने भी आए हैं खुद से ये प्रॉमिस करो कि अगली बार इससे
20 नंबर ज़्यादा आएंगे, 10 नंबर ज़्यादा आएंगे, 20 नंबर ज़्यादा आएंगे बस, और पढ़ना शुरू कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, चलो बाय बाय।